वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक उपक्रम शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर और इस उपक्रम की इस कड़ी में हम शुरू करेंगे इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स और कंप्लीट फ़िज़िक्स एनालिसिस करेंगे विद थ्योरी, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चाहे जो बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, पैटर्न लगभग सबका सेम ही है। तो बातचीत करते हैं, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे सीधे हम बात करते हैं पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर कौन सा है? चार्ज। चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, आवेश तथा कूलाम का नियम। इसी में साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स देख लेंगे और छोटे छोटे टर्म्स देख लेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज की बात करते सबसे पहले जानते हैं चार्ज होता क्या है। चार्ज देखा होगा कि अच्छा, अभी हम कुछ समय पहले चले। पहले क्या होता था कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, क्लास में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। छोटी क्लास के बच्चे वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कहते हैं मैं जादू दिखाता हूँ। एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बोले मेरे को जादू आता है। ए भाई देखो मेरे को जादू आता है। कैसे करते हैं? स्केल निकालते हैं, पेन निकालते हैं, बालों से रगड़ते हैं, उसके बाद ज़मीन के पास मिले जाते हैं। टच नहीं करते ज़मीन को, ज़मीन के पास मिले जाते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा स्केल है, उसको ज़मीन के सरफेस के पास मिले जाते हैं और दिखाते हैं देखो ये देखो चिपक गए, मेरे पास जादू है। कभी ऑब्जर्व किया है ये जादू आया कैसे है? क्या होता है जादू? अच्छा, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और जाते हैं पिछले समय में। हमारे कुछ जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, ये सब बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? जानवरों की खाल से बनाए जाते हैं। जानवरों की खाल। तो ऐसा होता है, जानवरों की खाल, जानवरों को पहले जब हलाल किया जाता है उसके बाद में जानवरों की खाल को, त्वचा को, स्किन को, उनको क्या कर लिया जाता है? निकाल करके सुखा लिया जाता है। उसके बाद में उसका अच्छे से प्रिपरेशन किया जाता है और उसी से ढोल मढ़ दिया जाता है, तबला बना दिया जाता है। तो आपके घरों में होगा, अच्छे से जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे। तो ऐसा हुआ होगा एक बार कि बिल्ली की खाल रखी थी, बिल्ली कैट, बिल्ली की खाल रखी थी और आबनूस की कुछ छड़े रखी रही होंगी और वो छड़े रॉड्स रखे रहे होंगे। आबनूस एक पेड़ होता है, आबनूस के रॉड्स रखे रहे और किसी का मन बहुत खुश हो गया होगा, चलो आज हम बजाते हैं, वायलिन जैसा, सितार, गिटार जैसा कुछ बजाते हैं और बढ़िया सा कोई गाना एंजॉय करते हो, है ना। कोई भी गाना गा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो उस समय में जो गीत संगीत रहा होगा, मेरे ख्वाबों ख्यालों में कोई भी रहा होगा, गाए होंगे, बजाए होंगे। और क्या होगा, उस बिल्ली की खाल को जब उस आबनूस की छड़ से रगड़ा गया तो ठीक है, रगड़ दिया, एंजॉय कर रहा था आदमी, एंजॉय कर रहा था, रगड़ दिया। रगड़ने के बाद में रख दिया। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर आया होगा। अब बिल्ली की खाल मान लेते, ये बिल्ली की खाल है, मेरे हाथ मान लेते बिल्ली की खाल है, ये आबनूस के छड़ है जो मारकर मैं लिया हुआ हूँ। अब दोबारा जैसे ही उसका मन हुआ होगा कि कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ऐसा कुछ मन हुआ होगा। जैसे ही वो शाम ढले के पास में गया होगा तो शाम पहले ढल गई। शाम ढल गई का मतलब यहाँ पर मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ। क्या हो गया, बिल्ली की खाल और वो आबनूस की जो छड़ थी, एबोनी बोलते हैं इंग्लिश में, तो आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल को जैसे ही नज़दीक लाएगा वो एक दूसरे चिपक गए। क्या व्हाट मैजिक, क्या हो गया, जो जादू जैसा कुछ हो गया। कभी सोचा है इस सब बारे में? एक रेशम को एक कांच की छड़ से या स्केल से रगड़ दिया जाए तब भी ऐसा ही देखा गया कि यही होता है, कुछ ना कुछ फोर्स दोनों में आ जाता है। क्यों आ रहा है ये फोर्स, देखते हैं। अच्छा, ऑब्जर्व किया गया, दूसरे बिल्ली की खाल को छड़ से रगड़ा गया
और उस छड़ को दोबारा दूसरे बिल्ली की खाल के पास ले जाए। हो सकता है एक में कुछ गड़बड़ हो गया हो, दोबारा प्रैक्टिकल किया गया होगा, दोबारा प्रयोग किया गया तो क्या हुआ कि आप फिर से बिल्ली की खाल को आपने उसके छड़ के पास ले गए, फिर से अट्रैक्शन आकर्षित कर लिया। अच्छा, दूसरी छड़ लेके आए हों, दूसरी छड़ ले आए तो फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, दूसरे छड़ से रगड़े, उसमें भी वही देख रहे हैं। लेकिन एक और बात यह है, पहले वाली बिल्ली की खाल को दूसरे वाले बिल्ली की खाल के पास जैसे ही ले गए, वो एक दूसरे के पास जैसे ही गई तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही। एक रॉड को दूसरे रॉड के पास जैसे ही ले गए तो पास तो ले गए, जैसे ही नज़दीक ले गए वो एक दूसरे को रिपल कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। कुछ ना कुछ तो है हमारे रगड़ने से, यानी कि हमारे घर्षण से, फ्रिक्शन से कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से फोर्स डेवलप हो गया है। जाहिर सी बात है ये फोर्स गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं होगा, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। तो सोचा क्या गया, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है। तो जाहिर सी बात आप सोच सकते हैं कि एक वस्तु से, चाहे रेशम को कांच से रगड़ा गया हो, लाख से रगड़ा गया हो, या बिल्ली की खाल को आबनूस एबोनी की रॉड से रगड़ा गया हो, या फिर स्किन को कांच से या स्केल से रगड़ा गया हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में कुछ ना कुछ ज़रूर ट्रांसफ़र हुआ होगा, या कोई अन्योन्य क्रिया हुई होगी दोनों के बीच में, कोई म्यूचुअल एक्शन ज़रूर हुआ होगा। तो ये सोचने वाली बात है। तो इसका एक सीधा ये कॉन्सेप्ट लगाया गया कि कुछ ना कुछ तो है जिसके ट्रांसफ़र की वजह से हमारे इन दो वस्तुओं के, इन दो आर्टिकल के बीच में फोर्स जनरेट हो गया है। अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स सेम कैरेक्टर के मटेरियल होंगे तो रिपल्सन फोर्स, अपोजिट कैरेक्टर के होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा देखते हैं, तो जो चीज़, जो छोटी, जो यूनिट, जो मैटर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र हुआ होगा, या जिसकी वजह से ये फोर्स जनरेट हुआ है दो आर्टिकल्स के बीच में, उसका नाम दे दिया चार्ज, आवेश। उसका नाम दे दिया गया आवेश। ये आवेश की मूल अवधारणा है कि आवेश का विकास कैसे हुआ है, आवेश का विकास ऐसे हुआ। फिर इसी तरह से बहुत सारे प्रैक्टिकल किए गए, बहुत सारे सतहों पर और बहुत सारे ऑब्जेक्ट पर ऐसे ही फ्रिक्शन किया गया, और फ्रिक्शन में देखा गया कि हाँ, ये फ्रिक्शन की वजह से फोर्स आ जाता है, और फोर्स जिसकी वजह से आता है उस मटेरियल को, उस यूनिट को, उस छोटी सामग्री को, जो कि आमतौर पे विजिबल नहीं है लेकिन है, वो क्या है, वो आवेश है, वो चार्ज है। अच्छा ठीक है, अब चार्ज है तो चार्ज की, जैसे मान लेता हूँ मेरा शरीर है या आपका शरीर है, किसी एनिमल्स का शरीर है, शरीर का विकास कैसे हुआ, शरीर का विकास अंग तंत्रों से हुआ है। अंग तंत्र का विकास ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स का जो डेवलपमेंट है वो ऑर्गन से हुआ है। ऑर्गन्स का डेवलपमेंट टिश्यूज से हुआ है, टिश्यूज का डेवलपमेंट सेल से हुआ है। यानी कि शरीर बना है अंग तंत्र से, अंग तंत्र अंगों से बना हुआ है, अंग ऊतक से बने हैं और ऊतक कोशिका से बना। यानी कि शरीर की एक फंडामेंटल, एक छोटी सी यूनिट है सेल, कोशिका। एक घर बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है, दीवारें हैं, दीवारों के पहले ईंटें होंगी। इस तरह से वो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट से फिर बड़ी यूनिट, एक बिल्डिंग पूरी बन गई। उसी तरह से ये सोच सकते हैं कि आवेश की संकल्पना जो है एक भवन जैसे, एक शरीर जैसे है। ये जो आवेश बना होगा, कोई ना कोई तो इसकी छोटी यूनिट रही होगी, जिस छोटी छोटी यूनिट से पूरा आवेश मिलकर बना होगा, तैयार होगा। कोई ना कोई तो छोटी यूनिट रही होगी। हाँ बिल्कुल, उस छोटी यूनिट को
जिसके आधार पर ये आवेश का विकास हुआ है, जिनसे मिल करके ये आवेश बना है, उसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। ये प्रैक्टिकल देखे जा रहे थे, ऐसा नहीं है कि किसी लैब में बैठकर किसी साइंटिस्ट ने प्रयोग कर दिया और हो गया। ये क्रमिक विकास, विज्ञान के, फिजिक्स के क्रमिक विकास सीरियल से जब थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल होते गए तो ये रिजल्ट ऑब्जेक्ट, ये प्रयोग देखे गए और ये प्रयोग देखे गए और धीरे धीरे इनका क्रमिक विकास हुआ। ये किसी लैब का, किसी एक्सपेरिमेंट का सडन रिजल्ट नहीं है। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो ये जो फंडामेंटल चार्ज है, ये उस आवेश की सबसे छोटी यूनिट मान ली गई और उस यूनिट को, जो आवेश की सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज एंड डिनोटेड बाई स्मॉल ई। उसको स्मॉल ई से हमने प्रदर्शित कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी वैल्यू ये बता दिया गया कि इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होगी। ये बता दिया गया कि आवेश की मूल संकल्पना है कि मूल आवेश का आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। अच्छा, एक बात और, जिससे शरीर है, शरीर के अंदर में ये सारे सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल हैं। सेल का अब ये एक बेसिक चीज़ है, हालांकि सेल के अंदर के पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक हो गया, इस तरह से अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, बहुत सारे हो गए। तो उसी तरह से उनको न ऑब्जर्व करें तो एक देखें कि ये छोटी यूनिट होती है सेल, हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की। तो ये भी सबसे छोटी यूनिट है, उसका आप डिवाइड कर देंगे, सेल को डिवाइड कर देंगे तो सेल का अस्तित्व तो नहीं है। आमतौर पे वो क्या हो जाएगी, फुल सेल नहीं होगी। तो इसको देखेंगे तो फिजिक्स की दुनिया में क्वार्क सिद्धांत को अलग में रख दें, अभी उसकी दूसरी एक फिलॉसफी है, उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये जो फंडामेंटल चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी, न्यूनतम, अल्पतम इकाई है आवेश की। ये जो अल्पतम इकाई है, तो जाहिर सी बात है कि अब इसके खंड नहीं हो सकते। हो सकते नहीं हो सकते, तो सबसे छोटी यूनिट है, अब इसके खंड नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है, ई के बाद में जो दूसरा चार्ज मिलेगा 2e मिलेगा, उसके बाद चार्ज मिलेगा 3e मिलेगा, 4e मिलेगा, 5e मिलेगा, 6e मिलेगा, 11e मिलेगा, 12e मिलेगा, 121e मिलेगा। इस तरह से चार्ज मिलते रहेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5e मिल जाए, 3/4e मिल जाए, 1.5-2e मिल जाए, 1.25e मिल जाए, 1.5e, 1.25e, 4.5e, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आधा हो नहीं सकता। आधा नहीं हो सकता तो 1.5 नहीं हो सकता, 4.5 नहीं हो सकता, 6, 6.25, 6 नहीं, 6.25, 6.5, इस तरह से कोई नंबर फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में, ये सब नहीं हो सकता। तो आवेश की जो संकल्पना आई, उसमें जाहिर सी बात है कि जो आवेश होगा, अगर आवेश, ये सारे वैल्यू हैं आवेश के, आवेश की वैल्यू है, एक आवेश हो गया तो 1e, 2 आवेश हो गए, मूल आवेश, आवेश मतलब मूल आवेश, 2 मूल आवेश हो गए 2e, 3 फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज 3e, 4e, 5 मीन्स 5e। तो मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हुआ चार्ज या जनरेट चार्ज n फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है, स्मॉल n फंडामेंटल यूनिट से बना है। एक था तो 1e, 2 था 2e, 3 था 3e, 4 था 4e, तो n होगा तो ne
क्लियर बात है। एन ई, तो यानी कि Q इक्वल एन ई, ये हमारे पास में एक फार्मूला हो गया। फार्मूला डिज़ाइन कैसे होगा, डेराइव कैसे होगा, ये सिंपल तरीका है, इंडक्शन तरीका है मैथमेटिक्स का। तो एन ई, Q इक्वल एन ई, ये हमारे पास में एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के बेस पर हम न्यूमेरिकल चालू करेंगे, न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल करेंगे, डेरिवेशन में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ रखेंगे। तो एक मूल आवेश की मूल अवधारणा यह हो गई कि सबसे छोटी यूनिट है। इसके अब डिवीज़न नहीं हो सकते हैं, पार्टिकल का सब पार्टिकल नहीं होगा अभी सामान्य तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको एन ई मान लेंगे। एन क्या है, कोई इंटीजर है, कोई इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है कि पूरा अंक है, इसमें 4.25, 4.5, 11.5 इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो ये तो मूल अवधारणा हो गई मूल आवेश की। आवेश के सेंस में जो आवेश की वजह से जो फोर्स, ये जो बल डेवलप हुआ है, उस बल को डिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा काम कूलम ने किया था। ये कूलम, इंग्लिश में कूलम बोलते हैं, हिंदी में कूलाम बोलते हैं, तो इसकी यूनिट ही कूलम कर दिया गया। तो इसकी यूनिट डिनोटेड बाय कैपिटल सी, इसकी यूनिट क्या हो गई, कैपिटल सी, कूलाम हो गई। और इसी कूलाम को डायमेंशनल फार्मूला में लिखें, डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र में लिखें अगर, तो इसकी जो विमीय विश्लेषण होती है, इसका विमीय विश्लेषण जो है वो दूसरे फार्मूले से देते हैं। यहाँ की बात नहीं है, Q इक्वल आई टी से देते हैं, I को लिखते हैं A से, टाइम T को लिखते हैं T से, तो AT या TA, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है। तो आवेश का विमीय सूत्र ये हो गया, मात्रक ये हो गया, और इसकी जो अवधारणा है, इसका विकास कैसे हुआ है, वो अभी हमने एक बात की है, छोटी सी बात किया है। तो इसके बाद में आप देखते हैं, आवेश तो है, ट्रांसफ़र हुआ या जनरेट हुआ या डेफिशिएंट हुआ कोई मटेरियल, चार्ज डेफिशिएंट है या चार्ज एक्सेस है, इसके बारे में देखते हैं। तो जिसके पास में आवेश, मूल आवेश, जिसके पास में नेगेटिव कैरेक्टर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन, सीधे बात करें, इलेक्ट्रॉन जिसके पास डेफिशिएंट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास में ज़्यादा हो जाएंगे, उसको कह देंगे कि वो नेगेटिव है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन वी कैन से दैट इज नेगेटिव चार्ज, एंड लेस और डेफिशिएंट दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर को सबसे पहले जिसने डिफाइन किया था, उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक बात तो तय है कि आवेश हो गया, ऋणात्मक आवेश हो गया, धनात्मक आवेश हो गया, और इनके बीच में फोर्स भी होगा। तो फोर्स कितना होगा, ये एक क्वेश्चन है। तो फोर्स डिफाइन करने के लिए देखो, फिजिक्स में कोई भी न्यू इवेंट्स आती है, कोई नई घटना आती है, तो हम उसके बारे में जानते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी जानते हैं, उसके साइड में जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, वो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। तो इस क्रम में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि जो फोर्स है वो फोर्स कितना होगा, जो फोर्स है वो फोर्स कितना होगा, बातचीत करते हैं, इसको रब कर देते हैं। आई होप कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिगाड़ देते हैं।
हमारे पास एक बात पता चल गई कि जो फोर्स होगा ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस की वजह से या जनरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जनरेट होगा, चार्ज डेफिशिएंट होगा। जनरेट शब्द सही नहीं है क्योंकि इसका कंजर्वेशन का रूल है, इसलिए हम ये कह देंगे कि चार्ज सफिशिएंसी, चार्ज डेफिशिएंसी या चार्ज रिचनेस, चार्ज डेफिशिएंसी। ओके, थोड़ा पानी पी लेते हैं। कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलम्स लॉ, ये तो पता चल गया है कि फोर्स लगेगा। फोर्स कौन सा होगा? अट्रैक्शन होगा कि रेपल्सन होगा, इनकी बात करेंगे। कितना होगा इसकी बात करेंगे। डायरेक्शन की कितनी होगी इसकी बात करेंगे। किस किस वैल्यू पर डिपेंड करेगा फोर्स, इसकी बात करेंगे। बहुत सारी बातें करनी है, देखते हैं कितनी बातें हो पाती हैं। तो कूलम्स ने बताया 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि स्पष्ट दिखे। ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक को मैं मान लेता हूँ कि उसका चार्ज है Q1 और दूसरे को मान लेता हूँ कि उसका चार्ज है Q2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल r है। उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है और इसको मान लेता हूँ कि ये पॉइंट A पर रखा हुआ है और ये पॉइंट B पर रखा हुआ है। A और B पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है। अभी हम ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये Q1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जैसा भी है। अच्छा, इनके बीच में तो फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसा होगा? या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या फिर रिपल्सन फोर्स होगा। अट्रैक्शन फोर्स होगा या फिर रिपल्सन फोर्स होगा। इन दोनों को मैं कह देता हूँ कि वो F है। फोर्स F से डिनोट करते हैं। तो कूलम ने बताया क्या? 2 बातें बताई। पहली बात ये बताया कूलम ने अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्जेस। आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है 2 बिंदु आवेशों में, उनके बीच में, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसको मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट रिलेशन है। F और मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस के बीच में फर्स्ट रिलेशन हो गया, पहला संबंध हो गया। आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो दोनों आवेशों के गुणन के अनुक्रमानुपाती है। आइए, अनुक्रमानुपाती क्या होता है? यहाँ पे हमने लिखा है कि रिलेशन है, इक्वेशन नहीं लिखा है। मैं बोल रहा हूँ रिलेशन बोल रहा हूँ, तो रिलेशन
इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है तो क्या है, ये इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू अगर बढ़ा देंगे इन दोनों की, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सीधी सीधी बात है। इन दोनों का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन गुणनफल जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ये जनरल से ऑब्जर्वेशन की बात है जो कूलम ने बताया, याद करने की कोई बात नहीं है इसमें, सीधी सीधी बात है। देखो जब चार्ज बड़े होंगे या चार्ज ज़्यादा होंगे तो बल ज़्यादा लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। बल ज़्यादा होगा तब जब चार्ज हमारा ज़्यादा होगा, चार्ज जितना ज़्यादा बल उतना ज़्यादा, प्रोडक्ट इनका जितना ज़्यादा उतना ही फोर्स ज़्यादा। ये इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए कोई तीसरी चीज़ आएगी इन दोनों के अलावा जो इनको इक्वल करेगी, इक्वेट करेगी। फ़िलहाल अभी अगर ये दो हों, बाकी सारी चीज़ें नियत हों, फिक्स हों, कांस्टेंट हों, तो अगर इन दोनों की बात करें प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की, इसकी और फोर्स की, तो ये बताया प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये रिलेशन ये बताता है कि ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी। इसी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इसको प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती कह देते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। चार्जेस ये है Q1 Q2, मैं मान लेता हूँ एक कूलम का है और दूसरा 2 कूलम का है। मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 होगा कूलम स्क्वायर, यूनिट छोड़ देते हैं। अगर एक 2 है दूसरा भी 2 है तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक 3 है दूसरा 2 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट 6 हो जाएगा। एक 4 है दूसरा 5 है, प्रोडक्ट 20 हो जाएगा। बल बढ़ता चला जाएगा उसी के अनुपात में, अनुक्रम के अनुपात में, इसलिए अनुक्रमानुपात बोलते हैं। इसी अनुक्रम में ये जो बल है ये बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है इनके गुणन के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात कूलम की ये रही कि जो बल है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणन के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी बात क्या बताई कूलम ने, कहा कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो डिस्टेंस है अगर बढ़ा देते हैं तो फोर्स कम हो जाता है, घटा दें तो फोर्स ज़्यादा हो जाता है। ऐसे भी सोच सकते हैं, 2 बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, ये मान लेते हैं, एक ये है और एक ये है। इनको नज़दीक लेके आएंगे, जैसे अभी हम एग्जांपल दें, इन दोनों को हटा दें, बिल्ली की खाल थी, आबनूस की छड़ थी, या रेशम थी और कांच था, या स्किन थी, स्केल थी। जब हम दोबारा पास मिलाते थे तब अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा होता था। अभी एग्जांपल करके बता रहे थे ऐसे। इसका मतलब डिस्टेंस कम होगी फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, और जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए उससे भी ज़्यादा होता है। डिस्टेंस कम होगी, उनकी क्लोजनेस, जितना क्लोज रहेंगे वो फोर्स उतना ज़्यादा होगा, जितना वो दूर रहेंगे उतना ही फोर्स कम होगा। अच्छा देख लेते हैं। तो कूलम ने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके यहाँ पर व्युत्क्रम वर्ग का नियम बता दिया। इनवर्स स्क्वायर रूल बता दिया। इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है, सिंपल है, जो न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में, वही यहाँ पर भी लागू होगा। व्युत्क्रम वर्ग यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दैट मीन्स attraction or repulsion force between 2 point charges is indirectly proportional to the square of distance between both charges or both particles। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स होगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनडायरेक्टली
आर स्क्वायर के यानी कि 1/r स्क्वायर के बीच की दूरी के वर्ग के वो तो क्रमानुपाती होगा। यानी कि बात करें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर बिटवीन बोथ चार्जेस। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, दोनों को अगर मिला देता हूं बाई इक्वेशन या रिलेशन कह देता हूं, ज़्यादा सही है। इक्वेशन अभी तो इक्वेशन है नहीं क्योंकि इक्वल साइन है नहीं। बाई 1 और 2 फर्स्ट को और सेकंड को जो हमारे पास दो रिलेशन है इनको अगर हम कंबाइन कर दें हम पाते हैं वी गेट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये बात बताई कूलम्स ने, कहा कि देखो कितने के इक्वल होगा, ये तो बाद की बात, किस पर डिपेंड कर रहा है ये हम पहले बता देते हैं। क्या बताया? ये बताया कि अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the multiplication or product of both charges and indirectly proportional to the square of distance between both charges। कहने का मतलब यह हुआ हिंदी में डेफिनेशन अगर देना चाहे कूलम के नियम की तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दो बिंदुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणन के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी ये वाली के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम ने बताया। डेफिनेशन रोक के वीडियो को आप लिख सकते हैं या फिर बुक्स भी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स जल्दी ही अवेलेबल करा दूंगा PDF फॉर्म में पूरा लिख के। तो अब देखें ये जो हमारे पास में एक रिलेशन आया है ये नहीं बता रहा है कि ये किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू कितने न्यूटन के इक्वल होगी, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो कितने न्यूटन का फोर्स दोनों के बीच में लगेगा। तो जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनल तो केवल एक अनुपात बताता है, एक रेशियो बताता है कि किस रेशियो में ये चीज़ें बढ़ेंगी या घटेंगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं प्रोपोर्शनल को हटा करके इक्वल साइन लगाते हैं और जिस रेशियो में ये बढ़ रही हैं चीज़ें घट रही हैं चीज़ें उस रेशियो को बैलेंस करने के लिए एक कांस्टेंट हम डिज़ाइन करते हैं। यानी कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये वैल्यू आई है। अब हम ये तो पुरानी वैल्यू है, इसको इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए इतनी नई चीज़ को रखना पड़ा तब जाके बैलेंस हुआ। जो भी नई चीज़ हुई है रखना पड़ा है उसको हम बोलते हैं कि वो कांस्टेंट है। वेयर उसकी वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता है कि वो कांस्टेंट है। उसकी अगर फिक्स वैल्यू है किसी एक मीडियम के लिए तो उसके लिए रखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, उसका बताना पड़ता है उसे। वेयर जहाँ हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम डजंट मैटर, हिंदी एंड इंग्लिश, केवल ये है कि हमारा कंटेंट जो है हमारा मैथमेटिकल प्रोसेस है। मैं दोनों भाषाओं में बोलूँगा, दिक्कत कोई नहीं होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम उसका निराकरण कर देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों का कोई फ़र्क नहीं है। फिजिक्स से जनरल समझना है, हिंदी कम ही होगी इंग्लिश ज़्यादा होगी, लेकिन वर्बली मैं हिंदी बोलूँगा काफ़ी, तो जिससे कि आपको समझ में आती रहेंगी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें इंटरमीडिएट में भी काम करेंगी, इंटरमीडिएट के बाद में भी काम करेंगी, हमेशा के लिए रहेंगी। और आई होप मैं बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँगा।
जहाँ ये सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इज कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके लिए, जिस मीडियम में हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उस मीडियम में, जिस मीडियम में ये दोनों चार्जेस हैं उस मीडियम में क्या होगा, उस मीडियम के लिए ये चीज़ें कांस्टेंट होंगी। अच्छा, ये टोटल तो कांस्टेंट है, टोटल कांस्टेंट है, तो अब ये 4 से हम वाकिफ़ हैं, 1 से वाकिफ़ है, नंबर हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। पाई का इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। पाई वही है जिसको हमेशा से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, सर्किल के इक्वेशन, सर्किल के और स्फेयर के और तमाम जगह में पढ़ते चले आ रहे हैं, वही जहाँ पर उपयोग कर चुके हैं हम 22/7 या 3.14 या 3.12 जो भी पढ़ रहे हों। पाई एक्चुअल में कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, इसकी अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग वैल्यू दी है। किसी ने 22/7 कह दिया है, किसी ने 3.14 कह दिया है, ट्रेपेजॉइडल ने 3.12 कह दिया है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। किसी ने 355/111 कह दिया। अलग अलग मैथमेटिशियन ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, अलग वैल्यू दिया, लेकिन अब फिलहाल 3.14 या 22/7 जो भी आपको वाजिब लगे उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो सबसे एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। फ़िलहाल ये दो नई चीज़ें हैं हमारे पास में। इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, किसी किसी किताब में एप्सिलॉन 0 लिखा रहता है। एप्सिलॉन नॉट मैं कहूँगा, वही ज़्यादा उचित है। उसके बाद में के, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। एंड कांस्टेंट मतलब हिंदी वाले भाई लोगों या बहन लोगों, नियतांक होती है इसकी हिंदी। और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह है निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये बोलते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी क्या वैल्यू होगी, कैसे डिफाइन होगा, ये भी आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं तो देखते हैं, इसकी वैल्यू अभी निकालते हैं। फ़िलहाल दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास में कैपिटल के, कैपिटल के के बारे में हम जानकारी करते हैं। कैपिटल के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। जिस माध्यम में, जिस मीडियम में हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उस मीडियम का, दिख रहा होगा तो ठीक है, ना तो ऊपर लिख दें, दिख रहा है सफिशिएंट, ठीक है। माध्यम का परावैद्युतांक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है, ये डिफरेंट मीडियम में इसकी वैल्यू डिफरेंट आ जाती है। डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट वैल्यू ये देता है। तो अगर हम बात कर लें वैक्यूम की, वैक्यूम हमारा एक स्टैंडर्ड है, एक मानक बना लिया गया है कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बाकी सब की वैल्यू हम काउंट करेंगे। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, निर्वात के लिए, निर्वात या वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम के की वैल्यू 1 होती है। के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अब इसी क्वेश्चन में हम के की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। जो 1 पुट कर देते हैं देन तब F जो होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन बोथ पॉइंट चार्जेस will be reduced in the form of 1/4 pi epsilon naught multiplied by 1 into Q1 Q2 upon R square। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, इसके बराबर में हमारी वैल्यू आ गई। जब इसके बराबर में वैल्यू आ गई तो
अब आगे डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया कि ये जो कांस्टेंट है हमारा, ये जो हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू ये ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल होती है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 9 × 10 पावर 9 यूनिट क्या हो जाए, इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये अपान में इधर में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अच्छा, एक बात तो तय है, ये इसको कोलम्बिक कांस्टेंट बोल देते हैं डायरेक्टली। वैक्यूम के लिए, एयर के लिए भी नियरली वैल्यू के इक्वल 1 होती है। तो हमारे पास में वैक्यूम में या एयर में ये दोनों अगर पॉइंट चार्जेस रखे होंगे, ये दोनों पॉइंट चार्जेस अगर ये एयर में या वैक्यूम में रखे होंगे तो क्या होगा, ये जो कांस्टेंट होगा कूलम कांस्टेंट, कोलम्बिक कांस्टेंट, ये कूलम के समीकरण का नियम का जो नियतांक होगा, उस नियतांक की वैल्यू इतने के बराबर आ जाएगी, इतने के बराबर आ जाएगी। तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता और भी हैं। क्या पता है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, विच इम्प्लाइज दैट बाय न्यूमेरिकल 1/4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 9 × 10 पावर 9 दैट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 9 × 10 पावर 9। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14 या 22/7, जैसा भी आप रख पाएँ। 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 9 × 10 पावर 9, ये वैल्यू आ गई। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर मैनेज करेंगे 10 पावर में, तो एप्सिलॉन नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, कांस्टेंट वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की आ जाएगी। ये आप लोगों के लिए छोड़ दें या लिख दें आगे सॉल्व करने के लिए? चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, आ रहा होगा, शायद बोर्ड में दिख नहीं पा रहा होगा, तो इसी में लिख देता हूँ। आप लोग अपने अपने कॉपी में कलम उठा के कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना मैं कर दिया हूँ। फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 8.854 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -12 यूनिट निकालेंगे इसकी, यहीं से यूनिट निकालेंगे, इधर आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल आ गई। कूलम पावर 2 न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई है। मैं 1-2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। कंप्लीट न्यूटन लॉ अभी नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, वो दूसरी बार में पूरा हो जाएगा। फिलहाल आप लोग पूरा इसको देख सकते हैं, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि लिख लिए होंगे पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले करके बाद में लिख लीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइम हो गया हो तो पानी वानी पी लीजिए, और चाय भी पी सकते हैं, पॉज कर दे, रोक दीजिए। और यहाँ पर तो हम कंटिन्यू करेंगे अभी, क्योंकि आगे की बात बची हुई है। इधर का रब करते हैं, टोटली रब कर देते हैं, हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ पड़ेगी हम रख लेंगे। तो कूलम ने बताया है जो, उस पूरे रूल में फोर्स कितना होगा ये बताया है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। कितना होगा, किस किस पर डिपेंड होगा, ये बता दिया है।
आप बने रहिए मेरे साथ, मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑनलाइन कर दिया जाए। उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर रहेगा जो कोई महंगी संस्था में अच्छा खासा पेमेंट देके पढ़ नहीं सकते, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ आइए और अच्छे से करिए। हम आगे देखते हैं। वैल्यू हमारे पास आ गई थी, वहीं से लिखना शुरू करते हैं जहाँ से चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हुई थी, वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई थी एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 5 और 2 डिजिट ले लेते हैं डेसिमल के बाद में 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई थी। बाई फार्मूला अगर देखें, जहाँ से कूलम का जो मेन फार्मूला था छोड़ दिए थे, वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारे पास सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, F की जो वैल्यू थी, फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से देखें, इसको इधर ले आए, एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर। यूनिट अगर निकालना चाहे, हालांकि मैं 2 बार 3 बार लिख चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, आपको तरीका पता चल जाएगा कि कैसे आ रही है। कांस्टेंट है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट की बात करें, यूनिट मतलब मात्रक, इकाई। मात्रक की बात करें, इसका मात्रक कूलम, इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर, पावर 2 है तो पावर 2, इसका कितना आ गया टोटल, कूलम का ये मल्टीप्लाई होता है, 2 यूनिट के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसे बनता है, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि बात कर लें तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों डिनोमिनेटर में है। लिखने का दूसरा तरीका, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2, ये दूसरा तरीका है लिखने का। ये यूनिट हो गई, इसकी यूनिट हो गई। तो अब निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला। यानी कि विमीय विश्लेषण करते हैं, विमीय सूत्र निकालते हैं। तो इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए विमीय विश्लेषण करेंगे। विमीय विश्लेषण करने के लिए एटलीस्ट हमको जिस भी क्वांटिटी का हमको निकालना होता है विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला, उसका एटलीस्ट 1 फार्मूला इन मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। वो लिखा ही है, ये अनुपात है, कोई मात्रक हो, इसका कोई मात्रक है नहीं, कोई मात्रक नहीं है, इसका मतलब विमा नहीं है। तो जो भी विमा होगी इन पर डिपेंड करेगी। मैं देख लेता हूँ इसका विमीय सूत्र क्या होगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर वैक्यूम, जो भी मीडियम होगा, वैक्यूम के लिए वैक्यूम, मीडियम के लिए मीडियम बात कर देंगे, दूसरा कोई मीडियम होगा उस मीडियम के लिए बात कर देंगे। तो ये एक बात। तो हमारे पास में डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र किसका, ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल हो जाएगा इसका विमीय सूत्र मल्टीप्लाई इसका अपन इसका मल्टीप्लाई इसका। क्यू का अभी पिछले कुछ मिनट पहले हमने बताया था, क्यू का होता है AT या TA, जो भी समझ पा रहे हो तो AT, इसका भी AT, दोनों चार्जेस हैं, AT मल्टीप्लाइड बाई AT अपन फोर्स। इसका कुछ होना नहीं है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला जब इसका होना नहीं है इसको छोड़ देते हैं। इसका हो गया, इसका बल का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कैसे आया है वो 11th वाले क्लास में बताएंगे छोटे, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो डायमेंशनल फार्मूला से या फिर क्वांटिटी के
डेरिवेटिव यूनिट्स के या फिर अदर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके लिए दूसरे वीडियो में बना दूंगा। अभी डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि हर चीज़ बताना, उस छोटे छोटे व्यू में एक लंबा वीडियो बन जाएगा और फिर इंटरमीडिएट के लिए बोरिंग से हो जाएगा। वो नहीं, थोड़ा इंटरेस्टेड बना रहना चाहिए। करते क्या है, एफ न्यूटन का क्या लिख देंगे हम, एम एल टी, ये -2 टाइम। और ये क्या है, डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये डिस्टेंस 2 टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इनका इनसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t⁻2 a⁻2 न्यूमरेटर में अपान m लिख दिया। l कितने हैं यहाँ पर, l है 3, ये 1 एंड ये 2, 3 हो गया। t कितने हैं, -2, ये हो गया। अब ये न्यूमरेटर में जाएगा, पावर कुछ नहीं है तो यानी कि 1 m पावर ये -1 हो गया इसका डायमेंशन। अब उसके बाद में सीरियल m l t a थीटा ऐसे लिखते चले जाते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ती है जैसे लिख देते हैं। l का ये 3 है पॉजिटिव, न्यूमरेटर में अंश में जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ये t माइनस में 2 है और ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में अंश में प्लस का 2 हो जाएगा। और 2 भाई साहब और मिल गए उनको, 2 लोग पहले से थे, 2 लोग और हो गए, कितने लोग हो गए अब, 4 लोग हो गए। t⁻4 a⁻2, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की डायमेंशन हो गई। कितने डायमेंशंस हो गई, m का इतना डायमेंशन, l का, t का, a का। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकल आया है। ये एक बात हो गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लो। समझ में आ रहा है, ठीक है। जाना समझ में आया तो बता भी सकते हो, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में अपलोड करना है तुम ना बताएं, बोल लेना, बोल सकते हो, दोबारा भी बता देंगे। ओके, लेट्स गो। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है शायद, बाकी की चीज़ें कंटिन्यू कर दें या फिर बाद में ही करें, कर देते हैं। कुछ लोग यही छोटी छोटी चीज़ें कायदे से पढ़ते नहीं हैं तो बाद में पढ़ना पड़ता है। कोई भी एग्ज़ाम देंगे, सब चीज़ें पूछी जाएंगी, जब सोचेंगे काश मैं पढ़ा होता, काश टीचर इंडिया में ही पढ़ लेता, काश हम ही से पढ़ लिया होता, सुनामी सर ही पढ़ा दिए होते। कांटेक्ट नहीं किया, इग्नोर कर दिया, स्किप कर करके वीडियो देखा, वो भी एक बड़ी बात है। बड़े महान लोग हैं, स्किप कर देते हैं डायरेक्ट, उसके बाद समझ आते कैसे आया, बाद में एग्जाम में स्किप हो जाता है। वही जितना स्किप कर देते हैं उसके आगे की बात करते हैं। वही 2 पॉइंट चार्जेस थे, वही हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेस थे, 2 पॉइंट चार्जेस थे। एक ये मान लेता हूँ और एक ये मान लेता हूँ, ये Q1 है, ये Q2 है। A पॉइंट पर B पॉइंट पर डिस्टेंस R है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R हो गई। मान लेते हैं सपोज दैट डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज स्मॉल r एंड बोथ चार्जेस आर Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। देन अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इन अ मीडियम लिख दिया हमने। अभी तक सिंपल सी बात करा तो डायरेक्ट F लिख दिया था। उस मीडियम में, जिस मीडियम में हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें लिख दिया जो FM है, फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन कहते हैं। जब हम मीडियम की बात ना करें, वैक्यूम की बात ना करें, तो अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम ही रखेंगे
और यहाँ पर वैक्यूम की बात नहीं करेंगे, एयर की बात नहीं करेंगे, तो करेंगे इसके मीडियम की बात करें। मीडियम के लिए वैक्यूम को ई एप्सिलॉन केवल लिख देते हैं। यही बात अगर वैक्यूम की बात करें, निर्वात की या वायु की बात करें, तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, जैसा कि हम अभी तक करते चले आए हैं। पूरे में स्टैंडर्ड वैल्यू एक मान लिया था कि वो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन 0 जिसको कह देते हैं, और वो काम करते करते चले आए। हम इस बार मान लेते हैं कि उस जिस मीडियम का उस मीडियम की परमिटिविटी है, उस मीडियम की परमिटिविटी है इंटू Q1 Q2 अपान R²। इक्वेशन नंबर ये। अगर नई बात शुरू कर दें यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं या उसी में बात कर लेते हैं तो इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, उसी कंटिन्यूएशन में बात कर लेते हैं तो इसको मान लेते हैं कि वो थर्ड इक्वेशन है। और हम देख लेते हैं कि फोर्स इसी सिस्टम को ये पूरे ऐसे ही एज होल एज इट इज वैक्यूम में अब ले जाते हैं। एज इट इज जब हम इसको वैक्यूम में ले जाते हैं तो वैक्यूम में F0 या F नॉट ही लिख देता हूँ। नॉट इज सिंबल ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको नॉट लगाते चले जाते हैं, 0 लगाते चले जाते हैं। बेस में वैक्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैक्यूम के बारे में जब बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के बजाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q1 Q2 ये तो चेंज होना नहीं है, इनको ऐसे ही हमने रख दिया, इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब हम करते क्या हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। इनको डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड कर देते हैं? इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से, या 3 को 4 से किसी से भी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 को ही हम 3 से डिवाइड करते हैं। लिखने का ऐसा तरीका नहीं होता, मैंने लिख दिया हूँ अनडिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3 ऐसे लिखते हैं। समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग करने पर भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा F0 Fm ये इक्वल दिस अपान दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R²। इस पूरी बात से ये पूरी बात कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, जो बचा है वो लिख देता हूँ। क्या बचा है? 1/एप्सिलॉन नॉट अपान 1/एप्सिलॉन। ये अपान के अपान में है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों फोर्सेस यानी कि फोर्सेस का जो रेशियो आ रहा है वो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रहा है। जिसका फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन दैट मीडियम इन विच वी प्रैक्टिकल ऑब्जर्व। हम देखते हैं ये जो एक नई क्वांटिटी आ गई है हमारे पास, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। कौन सी क्वांटिटी आ गई है? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर देखें इसको मैं कोई स्टैंडर्ड मान लूँ तो ये माना जाएगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये कितने गुना बड़ा है, मल्टीप्लाई के सेंस में, प्रोडक्ट सेंस में। एप्सिलॉन नॉट को स्टैंडर्ड कह दिया गया, यानी कि निर्वात की जो वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज स्टैंडर्ड, देन परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज how much time is greater than permittivity of vacuum is defined as a ratio denoted by epsilon r, denoted by epsilon r। epsilon r से relative permittivity of that medium कहेंगे इसको, इस माध्यम की पर वैद्युतशीलता के सापेक्ष इस माध्यम की वैद्युतशीलता है, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता के संदर्भ में, के सापेक्ष में, उसकी तुलना में जो माध्यम की वैद्युतशीलता है वो कितना गुना है, ये बताता है रेशियो। इसी रेशियो को किसी किसी किताब में या मैक्सिमम बुक्स में कैपिटल K से डिनोट कर दिया जाता है। ये वही K है जिसकी वैल्यू हमने अभी 1 पुट कर दिया था, 1 पुट कर दिया था। देखो
आप देखें एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक कैपिटल के, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर में आ गई। अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहें कैपिटल के कि तो कैपिटल के या माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि जो माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतशीलता का इस माध्यम की यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता के सापेक्ष में कितना गुना है, ये केवल रेशियो बताता है। तो क्या हो गया? माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, इसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। मात्रा क्या होगा? इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, भाग में है, पूरी से कट जाएगी, क्या हो जाएगा? कोई मात्रक नहीं होगा, सिंपल सी क्या होगी? एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा। अच्छा, आप देख लेते हैं निर्वात के लिए, निर्वात के लिए अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन जो हो जाएगा ये भी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इक्वल के, यानी कि के इक्वल 1। अभी जब कूलम चला हम पढ़ा था कूलम का नियम, के की वैल्यू निर्वात के लिए वैक्यूम के लिए डायरेक्ट रख लिए थे, वो डायरेक्ट यहाँ से आया, तो अब शायद पता चल गया होगा। इसका विमा सूत्र होगा नहीं क्योंकि मात्रक होता नहीं, अनुपातिक राशि होती है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये एक समरी, एक डिस्कशन था कूलम के नियम पर और चार्ज पर। बाकी अगली क्लास में अपलोड करेंगे। सहयोग बनाए रखिए और धैर्य से पढ़ते रहिए अच्छा नंबर लाने के लिए। अच्छा, मैं हट जाता हूँ, एक बार बातें कर लेंगे, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, बेहतर रहेगा। ओके, अब बातचीत करते हैं। आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश है कि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और बताएं कि टीचर इंडिया में एक नया प्रोग्राम चालू किया गया है, नया उपक्रम चालू किया गया है, जिसके तहत में हम गरीब बच्चों तक भी पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, एक बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में लिटरेसी बहुत कम है, इसलिए सबको शिक्षा मिले। शिक्षा सबका अधिकार है और वो अधिकार दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप भी हमारे साथ में थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इसको फैला दीजिए पूरे मार्केट में, पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में, पूरा इंडिया का बच्चे देखे। दैट मीन्स ओके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अच्छे नंबर लाइए और अच्छा काम करिए। उसके तब तक के लिए बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, आप दीपक भाव, जय हिंद।